शिल्पी आप बताइए, इससे पहले हम कौन सा रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, बैठ जाइए। तो सोशलिज्म की जो शुरुआत हुई थी यूरोप में, वो कहाँ से हुई थी? फ्रांस की क्रांति से। जो उन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज दिए थे, वो धीरे धीरे पूरे फ्रांस में वो आइडियाज फैलने लगे और लोग उसको अडॉप्ट करना चाहते थे ना। तो इस तरीके से लोगों में बहस छिड़ गई और धीरे धीरे ये जो टर्म है सोशलिज्म, इसका मतलब मैंने आपको बताया था हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समाजवाद। यानी एक ऐसा पॉलिटिकल फिनोमेना जिसमें समाज की बात की जाती हो, यानी सोसाइटी की बात की जाती हो। और इनडायरेक्टली सोसाइटी में हम ही लोग रहते हैं, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म में किसकी बात की जाती है? आम लोगों, समाज की या आम लोगों के वेलफेयर की, उनकी सुख सुविधाओं की बात की जाती है। किसमें? सोशलिज्म में। सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप के बारे में हमने आपको बताया था। यूरोप क्या है? महाद्वीप है। दुनिया में कितने महाद्वीप है? टोटल 7 है। हम आंचल आप बताइए, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में। वेरी गुड। तो यूरोप भी एक महाद्वीप है, इसी तरीके से यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, यूरोप एक महाद्वीप है। उस पर्टिकुलर महाद्वीप में सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है, सोशलिज्म का मतलब समझ में आया? समाजवाद। हाँ, ठीक है। अब देखेंगे कि ये सोशलिज्म आया कैसे एक्चुअली यूरोप में। तो मैंने आपको बताया था कि मिड 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। ठीक है, रॉबर्ट स्पेयर को मारने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद जो आर्मी का कमांडर था कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी संभाल ली ना, 1804 में। यहाँ पे मैंने उसको बंद कर दिया था। तो ये कौन, 1804 तक हमने पढ़ा था, तो ये कौन सी सेंचुरी हुई? मैंने आपको ऊपर बताया था ये कौन सी सेंचुरी, इसको कौन सी शताब्दी कहेंगे? 18वीं कहेंगे। आप बताइए नीलम। मैंने बताया था ना कि ये जो इसमें +1 कर देना चाहिए, तो ये 19वीं शताब्दी की बात है ना। किसकी बात हम करेंगे? 19वीं शताब्दी की। तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मिड में, बीच में पूरे यूरोप में एक रिवॉल्यूशन आया, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रीज मतलब कल कारखाने बहुत ज्यादा स्थापित होने लगे। ठीक है, रेलवे का बहुत एक्सपेंशन हुआ, जैसे अब रेलवे से सामान आने जाने लगे। इस तरीके से पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फैलने लगी। तो उसको क्या कहेंगे? उस क्रांति को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो पूरे यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में क्या होने लगा? कौन सा रिवॉल्यूशन आ गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चारों तरफ कल कारखाने बनने स्थापित होने लगे, लोग जाके उसमें काम करने लगे ना। तो अब जो ये रिवॉल्यूशन आया, इससे एक फायदा तो ये हुआ होगा कि लोगों को काम मिलने लगा। जाहिर सी बात है, अभी इस गांव में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, अचानक से एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाए तो गांव के बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, तो काम मिलने लगा। लेकिन उसके उल्टा देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स भी सोसाइटी में क्रिएट हो गई। जैसे लॉन्ग आवर्स लोगों को काम करना पड़ता था, उन फैक्ट्रीज में लोग जाते थे और लंबे वक्त तक काम करते थे। ठीक है, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटे तक काम करते थे, लेकिन उनकी सैलरी जो थी कम थी। ठीक है, लॉन्ग आवर्स बट वेजेस आर लो। उनके वेजेस जो थे बहुत पुअर थे, लो थे, कम थे। इसके अलावा हाउसिंग की प्रॉब्लम होती थी। अब देखिए, जैसे दिल्ली वगैरह लोग यहाँ से काम करने जाते हैं तो वहां पे रहते भी तो है कि दिल्ली से कोई डेली यहाँ आता है गाँव में और डेली शाम में जाता है दिल्ली, ऐसा तो नहीं होता। तो जब फैक्ट्रीज बनने लगी तो लोग दूर दराज के इलाकों से जाके वहां पे काम करते थे, तो उनको रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए। लेकिन उस वक्त वो सिचुएशन बहुत खराब थी, यानी लोगों के रहने के इंतजाम बहुत ही बेकार थे। एक रूम में 1,000 लोगों को सुला दिया जाता था ऐसे जमीन पे, कोई उनकी प्राइवेसी नहीं, कोई सिक्रेसी नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो काम ज्यादा कराया जाता था, ठीक है, तनख्वाह कम दी जाती थी, उनके रहने के इंतजाम अच्छे नहीं थे। इसके अलावा साफ सफाई, सैनिटेशन की व्यवस्था जो थी वो भी बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा गंदगी रहा करती थी। और सबसे बड़ी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, यानी बेरोजगारी भी थी। अब आप लोग कहेंगे कि सर जब फैक्ट्रीज वहां पे एस्टैब्लिश हो गई
इतना काम बढ़ गया तो बेरोजगारी कहां से आई? उसमें ये होता था कि जब काम खत्म होता था ना, काम खत्म, कोई काम है वो पर्टिकुलर काम खत्म होने के बाद उन मजदूरों को वहां से हटा दिया जाता था। अब उनके पास कोई काम नहीं थी, वो दूसरा काम तलाश करते थे। इस तरीके से एक लेवल तक बेरोजगारी हुई थी। तो आपने देखा कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के बीच में क्या कौन सा रिवॉल्यूशन आया था? औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक तो समझते हो, औद्योगिक क्रांति। तो उसके आने से जहां लोगों को फायदा भी हुआ वहीं नुकसान भी हुआ। नुकसान में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या चीजें आती थी। तो अब देखिए, मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। उनमें से 2 थे, एक था लिबरल्स, एक था रेडिकल्स। ठीक है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो है इन चीजों से नाराज थे। ये जो हो रही थी ना लोगों के साथ प्रॉब्लम्स, इनसे वो नाराज थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, इनमें से जो अमीर लोग थे ना, उनके पास भी अपनी फैक्ट्रीज थी। वो भी अमीर थे, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली थी। लेकिन उनका मानना ये था कि अगर जो हमारे मजदूर हैं अगर पढ़े लिखे होंगे और हेल्दी होंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर मैं जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले सारे मजदूर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो काम ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा, प्रॉफिट होंगे। तो इनका ये मानना था, किनका? रेडिकल्स का और लिबरल्स का, कि जो एम्प्लॉयज हैं ये कैसे होने चाहिए? ये एजुकेटेड होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, यानी इनकी दवा वगैरह का इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। तो इस वजह से वो सोसाइटी में एक चेंज की डिमांड करने लगे धीरे धीरे, है ना। अब यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि 1804 में फ्रांस में किसकी सरकार हो गई? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन की गवर्नमेंट आ गई। ये 1804 से 1815 तक किसने रूल किया था? किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1815 में इसको मार दिया गया। ठीक है, देखिए अब एक बार पीछे जाइए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले लुई 16 था, फिर नेशनल असेंबली बनी, फिर जैकोबियंस आए, फिर जैकोबियंस को मार के नेपोलियन बोनापार्ट आया। तो ऐसा नहीं कि जो राजा महाराजा या उसके मंत्री थे वो सब मर गए थे या कुछ कुछ इधर उधर थे। जब उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को जब मार दिया, उन लोगों ने मरवाया था, तो मरवाने के बाद फिर से राजा का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे आने लगा, स्टैब्लिश होने लगा पूरे यूरोप में। यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राजशाही जो था ना, राजा की हुकूमत, वो धीरे धीरे फिर से स्थापित होने लगी। तो अब बताइए, मैंने आपको कहा था कि वो जो 3 कैटेगरीज थी उनमें से जो कंजर्वेटिव्स थे वो किस क्लास के लोग थे? रूलिंग क्लास में। रूलिंग मतलब रूल करने वाले, जो शासन करते थे बहुत पहले से। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अभी यूरोप में किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव्स की सरकार थी। कंजर्वेटिव रिजाइम कहते हैं उसको। कंजर्वेटिव रूलिंग क्लास थी, जो मंत्री थे, बड़े बड़े अफसर थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। वो नेपोलियन के मारने, जब ये खत्म हो गया ना, तो फिर से उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो अब पूरे यूरोप में मोस्ट जगहों पे किन की सरकार थी? कंजर्वेटिव्स की। किसकी? कंजर्वेटिव्स, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। अब बचे कौन? उसके बाद से कौन कौन बचे? रेडिकल्स और लिबरल्स, ये 2 लोग बचे। तो ये लोग डिमांड के वो चाहते थे कि ये जो कंजर्वेटिव्स की सरकार है इसको हम क्या कर दें? खत्म कर दें ना, हटा दें। इसके लिए इन्होंने ग्रुप बनाया, अकेले तो ये चीज मुमकिन नहीं थी। तो कंजर्वेटिव्स रिजाइम को खत्म करने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया, जिसमें कि इटली, फ्रांस, देखिए आप लिखो, फ्रांस, इटली, रशिया और जर्मनी, इन 4 देशों के रेडिकल्स और लिबरल्स ने मिलके किसको हटाने की सोची थी? कंजर्वेटिव्स की। वजह क्या थी? उन्होंने बेस किसको बनाया? यही जो औद्योगिक क्रांति आई थी और उस क्रांति की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको उन्होंने बेस बनाया। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति की एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें क्या होता था कि जो पैसे वाले होते थे ना, पैसे वाले लोग, वो एक फैक्ट्री बना दिए और उसमें मजदूर आके काम कर रहे। तो अब जो भी उससे फायदा होता था उस फैक्ट्री से, वो सारा का सारा फायदा किसके पास जाता था? कंजर्वेटिव, यानी जो अमीर लोग थे। जैसे मैंने फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में जो भी फायदा होगा वो किसको जाएगा?
पूरा मुझे ही दे जाएगा, उस टाइम में यही होता था। लेकिन सही तरीका ये है कि उसका कुछ हिस्सा जो काम करने वाले लोग हैं उनमें भी उनको भी तो देना चाहिए ना। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि कंजर्वेटिव्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज उनकी होती थी उस पर लोगों को काम कराते थे, और जो फायदा होता था ना पूरा का पूरा फायदा खुद रख लेते थे, ठीक है। और जो काम करने वाले थे उनको ये परेशानियां आती थी, उनके रहने का इंतजाम सही नहीं था, उनके हेल्थ का इशू था, और उनको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता था, उनको तनख्वाह बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन लिबरल्स और रेडिकल्स ने इसको बुनियाद बना के, इसको बेस बना के, इन 4 देशों के लोगों ने मिलकर रिवॉल्यूशन की मांग की, ठीक है। किसके खिलाफ? कंजर्वेटिव रिजाम के खिलाफ। इसको खत्म किया जाए और सोशलिज्म को जो है सोसाइटी में लागू किया जाए। अब सोशलिज्म की क्या डिमांड थी? अब अभी तक क्या हो रहा था कि मेरी ये जमीन है, इस पे लोग काम कर रहे हैं, इससे जितना अनाज होगा, जो भी फायदा होगा, वो सब किसका होगा? मेरा, क्योंकि मेरी जमीन है, काम करने वाले को कोई फायदा नहीं। ये मानते थे, सोशलिज्म जो है इस सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है किसको मानते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। वो कहते थे किसी की भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है ये सोसाइटी की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये गांव है ना, सबकी अपनी अपनी जमीनें हैं। उन सोशलिज्म का उस वक्त के हिसाब से सोशलिस्ट जो थे उनका मानना था कि ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, ये पूरे गांव की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे ये जितनी जमीन है इसको माना जाएगा कि लखनी की प्रॉपर्टी है, इसमें सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे और पूरे गांव से जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली सब में बांट दिया जाएगा। लेकिन होता क्या था, पूरी लखनी की जमीन मेरी है, आप सबसे मैं काम कराऊंगा, ठीक है, और आप लोगों को न रहने का इंतजाम है, न खाने का सही से इंतजाम है, न पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको किसी लिए मैंने रखा है काम कराने के लिए, और जो भी फायदा हुआ वो किसके पास जाएगा? मेरे पास, क्योंकि मेरी जमीन है। तो आप बताइए ये वाला सिस्टम सही है या सोशलिज्म वाला सिस्टम सही है? सोशलिज्म वाला कि हम मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी जो फायदा होगा उसका हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिए, सब होना चाहिए ना। तो सोशलिज्म समझना है क्यों डिमांड में था, लोग क्यों चाहते थे। अब तक लोगों को परेशान किया जाता था, जबरदस्ती काम करा के, लंबे देर तक काम करा के, हाउसिंग की व्यवस्था नहीं थी, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन 4 देशों के लोगों ने मिलकर जो कैपिटलिस्ट की सरकार थी उनको हटाने की मांग शुरू की ना। इस तरीके से धीरे धीरे चेंज आने लगा सोसाइटी में, रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। अब देखिए कोई भी फिनोमिना या कोई भी चेंज लाने के लिए जो थॉट होता है ना वो कोई तो देता है। जैसे मैंने आप लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया था कि वो 4 किताबों और 4 राइटर्स के बारे में बताया था जिनकी फिलोसफीज को पढ़ के लोगों ने रिवॉल्यूशन अपने अंदर लाना शुरू किया था, है ना। कौन कौन लोग थे उनमें से? किसी का नाम याद है? रूसो, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, थे बड़े बड़े फिलोसोफर थे जिनकी किताबें थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी किताबें थी जिनको पढ़ के लोगों के अंदर ये बात जगी कि नहीं ये जो राजा है ये हमारे साथ गलत कर रहा है, इसको बदल देना चाहिए। और लोगों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और मोनार्की की तरफ से डेमोक्रेसी की तरफ पूरी सोसाइटी आ गई। इस तरीके से हम इसमें भी 3-4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से यूरोप में सोशलिज्म आया, ठीक है। उनमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नाम है वो रॉबर्ट ओवन का नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1771 में और मौत हुई थी 1858 में। ये इंग्लैंड में पले बड़े थे, वहां पे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनकी बहुत सारी जमीनें थी। फिर इनको लगा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, तो वो वहां से कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, ठीक है। और वहां पे उन्होंने, वो किस माइंडसेट के थे? सोशलिस्ट माइंडसेट के थे। मतलब उनका भी मानना था कि किसी एक के पास पूरी जमीन नहीं होनी चाहिए, सबके पास एक सोसाइटी के पास पूरी जमीन होनी चाहिए और उसका फायदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इस माइंडसेट के थे। लेकिन उसमें भी उनका मानना था ना कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे। वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड से उठ के अमेरिका में चले गए। वहां पे उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कि मैं एक इलाके में आ गया, मान लीजिए ये हमारी सल्तनत है, ये इतना, ये क्लास हमारी प्रॉपर्टी,
पहले ये पूरी क्लास मेरी थी ना, ये पूरी जमीन मेरी थी, आप लोग उस पर काम करते थे, जो भी फायदा होता था किसके पास जाएगा, मेरे पास। लेकिन मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, तो मैंने क्या किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम सब मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, यानी सब लोग इसमें मिलजुल के काम करेंगे। अब इस जमीन से जो भी अनाज होगा या जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी फायदा होगा, वो अब सिर्फ मेरे पास नहीं जाएगा, हाँ उसमें से इक्वली बराबर बराबर हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सोसाइटीज बनाई जाने लगी, जिसे पूरे गांव को सोसाइटी मान लो, अब पूरा गांव मिलजुल के काम करेगा, जो भी फायदा होगा सब अपने काम के हिसाब से उसमें बांट लिया करेंगे। तो इनका ये मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। समझ में आया कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब? कोऑपरेट करना, सहयोग करना, सारे लोग मिलकर सहयोग करके काम करेंगे, जो फायदा होगा एक दूसरे में बांट लेंगे। रॉबर्ट ओवन का ये मानना था। दूसरे फिलोसोफर थे लुईस ब्लैंक, इनका भी यही मानना था, इसी तरीके से होना चाहिए कि सारे लोग मिलकर के काम करें और जो प्रॉफिट होगा ना उसको आपस में बांट लें। लेकिन ये एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सोसाइटी बनाई जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, लेकिन उसको डील कौन करेगा? उसके लिए एक सरकार होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी सी सोसाइटी है, हम 5 लोग हैं, तो हम तो आपस में डील कर लेंगे, जो भी फायदा नुकसान होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर लेंगे। अगर ये 1 करोड़ लोग हो जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। तो एक ऊपर होना चाहिए कोई जो कि सबकी देख रेख करे, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करे। तो लुईस ब्लैंक कहते थे कि ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करें, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कौन होना चाहिए ऊपर? एक सरकार होनी चाहिए। तो इसमें और इसमें फर्क समझ में आया? दोनों कोऑपरेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग सबके फायदे की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं। ये कह रहे हैं सरकार की जरूरत नहीं है, हम आपस में ही सब कुछ तय कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सबके ऊपर एक सरकार होना चाहिए जो कि सारा देख रेख उसी के हाथ में हो, ठीक है। वो आम लोगों के वेलफेयर की बात करें, ठीक है। यहाँ सरकार की बात की जाएगी, राजा की नहीं। वो सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और वो जनता के हित की बात करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी है और हमने एक सरकार बना दिया, अब वो पूरी प्रॉपर्टी को उसने अपने नाम करके फिर राजा वाला काम करने लगा, ऐसा नहीं। वो सरकार काम करेगी तो सिर्फ जनता के हित में काम करेगी, इनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन का क्या मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। लुईस ब्लैंक का भी मानना था कि ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी देख रेख के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़े फिलोसोफर का नाम आ रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी, और इस चैप्टर का अगला पार्ट क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन। अब देखिए रशियन रिवॉल्यूशन, ये कार्ल मार्क्स थे ना, इन्होंने जब अपनी फिलॉसफी दी उसके बाद से ही ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी थी कि लोग जो है क्रांति करने पर उतारू हो गए और पूरे रशिया में क्रांति हो गई, ठीक है। वो बात मैं बताऊं आप लोगों को, समझ में आया ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आई, गवर्नमेंट उसके ऊपर समझ में आया। ये कहते थे कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा रेडिकल माइंड सेट थे। रेडिकल समझते हो? रेडिकल क्या चाहते थे? तुरंत चेंज, मार काट से, लड़ाई झगड़े से तुरंत जो सत्ता को बदल दिया जाए, तो ये रेडिकल माइंडसेट है। ये सारी बातें पीछे की ही होंगी। जैसे ये भी मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो लोगों का वो मतलब एक कह सकते हैं प्रोवर्ब है, खून चूसना, है ना। जो बड़े बड़े मालिक होते हैं वो आम लोगों का, जो उसके एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनका क्या करते हैं? खून चूसते हैं। पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? वही वो मालिक, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहते थे किसी के पास भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक सोसाइटी की होनी चाहिए, पूरे समाज की होनी चाहिए। उसका फायदा नुकसान किस में बांटा जाना चाहिए? पूरे समाज में बांटा जाना चाहिए, ना कि एक में। लेकिन इनकी बात कहने में फर्क क्या था? ये कहते थे ना कि उठो और जो मतलब जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको छीन लो। फर्क समझ में आया? छीनोगे तो क्या होगा?
जैसे इस गांव का एक मालिक है, मान लो प्रधान है, पूरे गांव की जमीन उसकी है, अचानक से कोई आया और कहे कि जाओ प्रधान से सारी जमीनें छीन लो, फिर क्या होगा? खून खराबा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। इनका यही कहना था कि जाओ और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं जिनके पास भी, उनको छीन लो और छीन के समाज में इक्वली बांट दो। समझ में आया? क्रांति में ये चीज होती थी, क्रांति में भी तो ये होता है। क्रांति किसे कहते हैं? बदलाव, लेकिन वो बदलाव रेडिकली हो, वायलेंस के थ्रू जो बदलाव हो उसको क्या कहते हैं? क्रांति। अब यहाँ पे इन्होंने वायलेंस मतलब क्या, मतलब लड़ाई झगड़े, मार काट, उसकी बात हो रही है थोड़ी सी यहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स जो कह रहे हैं बात समझ में आई? ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, लेकिन अब ये क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? उन जिनके पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनसे क्या कर लिया जाए? छीन लिया जाए, ठीक है, वायलेंस का। अब इन्होंने ना वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे मेरी जमीन है, तुम लोग काम कर रहे हो, सारा फायदा किसके पास जा रहा है? मेरे पास जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये उसको कैपिटलिस्ट कहते हैं। और फिर कोई आए उससे जमीन छीन के सब में बांट दे, तो वो जो सोसाइटी बनेगी उसको क्या, कौन सी सोसाइटी बनेगी? उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, ठीक है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, ठीक है। पहली जो सोसाइटी थी जिसमें मजदूरों को का खून चूसा जाता था, उसको कौन सी सोसाइटी बोलते थे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने कहा कि जाओ जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको छीन लो और समाज में बांट दो, और उसके बाद जो सोसाइटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट। समझ में आया? तो कार्ल मार्क्स की जो थियरी थी वो उसका मतलब कंक्लूजन क्या है? वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से किस तरफ आ जाओ? कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ, ठीक है, कैपिटलिस्ट टू कम्युनिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो था। अब जो मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स ने जब ये कहा ना कि छीन लो, तो यही बात रशिया वालों ने समझ लिया कि अब छीनना है, और उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। जितनी भी अमीरों की जमीनें थी उनको मार के, उनको लूटपाट करके छीनना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरे रशिया में क्या आ गई? क्रांति आ गई। और उस क्रांति के बाद आप देखेंगे कि कैसे वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हम उसको कल डिस्कस करेंगे। अभी हमने सोशलिज्म के बारे में देखा, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, ठीक है, पहले कैसे मजदूर काम करते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सामने आए, ठीक है, और किन किन देशों के लोगों ने मिलकर उन प्रॉब्लम्स के खिलाफ आवाज उठाई, कौन कौन से फिलोसोफर्स थे जिन्होंने आइडियाज दिए सोशलिज्म को लेके। रॉबर्ट ओवन थे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते थे, लुइस ब्लैंक थे जो ये कहते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए ऊपर कौन होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर इन सबके हेड आए कार्ल मार्क्स। उन्होंने थियरी दी, उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ आओ, यानी कि पहले एक आदमी था, उसकी जमीन थी, सब लोग काम करते थे, सारा फायदा उस आदमी को जाता था। अब तुम लोग जाओ उस आदमी से उसकी सारी जमीन छीन लो, और समाज में अगर 5 लोग हैं तो 5 को इक्वली बांट दो, ठीक है। तो पहले था पहली सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अभी आप किस पे आना है आपको? कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट की तरफ आने के लिए जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स। और यहीं से फिर कौन सी क्रांति की शुरुआत होती है? रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से होती है।